चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आज थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 9.2 और इसमें जो कंसेप्ट है ये आपका है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का हल, और ये फॉर्म होता है इसका fxy बराबर कोई कांस्टेंट, ये इसका फॉर्म होता है। इसी रूप में सॉल्यूशन मिलता है, यानी सॉल्यूशन जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें x होगा, y होगा और कुछ कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है। अब यहां अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का हिंदी होगा अचर, और कांस्टेंट होता है दो वैरायटी का। एक होता है न्यूमेरिकली कांस्टेंट, न्यूमेरिकली कांस्टेंट, न्यूमेरिकली कांस्टेंट, और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। अब न्यूमेरिकली कांस्टेंट यानी आंकिक अचर, इसका हिंदी होता है आंकिक अचर, और इसका हिंदी होता है स्वेच्छ अचर। देखिए क्लास 8 में भी, क्लास 8 में वर्गीकृत किया गया होगा, इस बात को आप समझे होंगे, वहां याद रखें कि नहीं। कांस्टेंट जो होता है अ सिंबल व्हिच हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक संकेत जिसके पास निश्चित आंकिक मान हो, उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं। ये दो वैरायटी का होता है। एक न्यूमेरिकली कांस्टेंट जिसमें 1 2 3 पाई, पाई भी आ गया, पाई का मान भी आंकिक अंक में पता है, 22/7 होता है। ई हो गया 2.715, ऐसे करके ये सब जो कांस्टेंट है न्यूमेरिकली कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ कांस्टेंट इस टाइप का होता है ए बी सी जिसका अंक में कोई मान नहीं होता है, फिर भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का नाम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। इसका नाम कौन सी होगा। ये दोनों समझना होगा आपको, क्योंकि दोनों का आवश्यकता है इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का ये जरूर फॉर्म है, लेकिन इसका सॉल्यूशन दो वैरायटी में होता है, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कौन सा कांस्टेंट व्यवहार हुआ रहता है, आर्बिट्ररी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में न्यूमेरिकली कांस्टेंट का यूज हुआ रहता है। ये पहले जान लो तो फिर हम आगे बात कर रहे हैं। अब सुनिए, तो ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लिखे हैं, अब इसमें ये दो टाइप का होता है। एक होता है जेनरल सॉल्यूशन, जेनरल सॉल्यूशन,
व्यापक हॉल, व्यापक हॉल, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हॉल, विशिष्ट हॉल। जनरल सॉल्यूशन में कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। हालांकि इंटर में ऐसा सवाल नहीं पूछता है कि जनरल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, 100 उदाहरण समझाएं। लेकिन अगर पूछता तो लिखता है सॉल्यूशन कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। A particular solution, the solution free from arbitrary constant, free from arbitrary constant। कंसेप्ट है, सब पूछता नहीं, कहानी नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आइए इसके फॉर्म के बारे में हम चर्चा कर लें। इसमें ऐसे दिखेगा एफ, एक्स, वाई और सी में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी हो जाए या ए हो जाए या बी हो जाए, कुछ इस टाइप का। क्लियर? लेकिन इसमें इसका फॉर्म देखिए, फॉर्म देखिए इसका। इसमें एफ, एक्स, वाई होगा, कोई कांस्टेंट होगा, 5 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे -3 होगा, इस टाइप का। मतलब इसमें कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखेगा। क्या लिखे हैं, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, माने एबीसी इसमें कहीं नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? वैसा कांस्टेंट दिखेगा जिसका अंक में वैल्यू है। पाई दिख सकता है इसमें, ई दिख सकता है जो एक्सपोनेंशियल वाला ई होता है। इसमें कौन कौन चीज दिखेगा, एबीसी। तो ये समझ गए? तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यही अंतर है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। एक और पॉइंट इसमें बनेगा, अगर तुम मुंह बंद रखेगा तो इधर देखो। एक और पॉइंट इसमें बनेगा कि मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कोई को आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा, 2 को। देखो उसको पता है। तो इन जनरल सॉल्यूशन, यह ध्यान दो, इन जनरल सॉल्यूशन, साफ 1 लाख का पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको एग्जाम में भजा लेना है। जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बराबर होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। क्योंकि इसका नियम हम आगे बताएंगे। नियम प्रोसेस है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। तो मान लो अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो उसको हल करने के लिए 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो जितना बार इंटीग्रेट करेंगे ना उतना कांस्टेंट आएगा उसमें। एगो प्लस सी जोड़ते हो ना, तो जितना बार इंटीग्रेट करेंगे उतना उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। इसलिए यहाँ पे वो तथ्य लिखा है जो धीरे धीरे आगे चल के क्लियर होगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके बराबर होता है, हाँ, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का रहेगा, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा।
एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको C1 कहेंगे। दोबारा फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा, C2 कहेंगे। दोबारा फिर इंटीग्रेट करेंगे, एक और कांस्टेंट आएगा, उसको C3। तो 3 वो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया कि नहीं, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था। हम कहें कि थोड़ा आपको बर्दाश्त करना होगा तो आगे क्लियर होगा। अच्छा, इसमें अगर पूछें, ये तो बिना बर्दाश्त का भी आप बता सकते हैं। इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, हो बताओ तो। फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी को नहीं होगा, क्यों ना पूछा है। फ्री फ्रॉम मैंने क्या होता है, एक होता है का। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या हमेशा 0 होगा। अब इस पर देखो, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं अभी, जो बोर्ड में पूछा हुआ है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंसा देता है। वो दे देगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कहेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिन के बताओ। मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिन के बताओ। अब बच्चा क्या करेगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेगा, कहेगा इसको 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, यानी 3 को कांस्टेंट आएगा। चट्टे आंसर कौन सी लगा देगा, 3 या 4 जो ऑर्डर हो, गलती हो जाता है। तो आपको वहां देखना होगा, अगर पार्टिकुलर कह रहा है तो ये 0, अगर जनरल कह रहा है तो ऑर्डर के बराबर। ठीक, तो अभी कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लिख लो, अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप का यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में क्या क्या है देखिए। इसमें तो पहला बात की क्या रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये फॉर्म होगा इसका x y या कुछ कांस्टेंट दिखेगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाए हैं कि अगर जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी रहेगा तो कई गो रहेगा, तो जितना ऑर्डर होगा उतना ही रहेगा। और जनरल सॉल्यूशन में ही रहेगा आर्बिट्ररी, और जितना ऑर्डर होगा उतना ही रहेगा। पर्टिकुलर में बताया है कि फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, इसमें कोई आर्बिट्ररी नहीं होता है। तो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और कहे कि उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी होगा तो 0, और सेम सवाल रहे और कहे कि इसके जनरल सॉल्यूशन में, तो देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, जितना ऑर्डर का होगा उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ कि अभी दिक्कत है इसमें, है? मतलब इसमें तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो कुछ अयबा है मैं दिमाग से कमजोर, इसी तो नहीं बुझाएगा। तो सिंपल हो गया, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी ऑर्डर के बराबर होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी 0 होगा। हो गया, ठीक। आइए क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द, देखो यहाँ कौन सी है जनरल सॉल्यूशन। तो इसी पे गौर करना है आपको। अगर जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का संख्या पूछे तो उसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन गलत, बी गलत, सी गलत और डी सही। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव है, फिक्स हो रहा है, समझो। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वह चीज इसमें पूछ रहा है, लेकिन नहीं, देखो किसमें पूछ रहा है, पर्टिकुलर। फंसाने के लिए यहाँ भी ऑर्डर दिया है, तो बहुत गट्टी बोलेगा 3 गलत, क्योंकि पर्टिकुलर है ही, इसमें आर्बिट्ररी होगा ही नहीं, ऑप्शन डी होगा। समझ गए बात को? अब वो कंसेप्ट समझ में आया होगा जो पहले बताया। समझिए एक बार, हाँ ठीक है। साबित करना है कि दिया गया फंक्शन, यही ना फंक्शन है एक्स वाई का, संगत कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हल है। साबित करना है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले का इसी का ही हल है, यानी फर्स्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हल है, दिखाना है हमको, यही हमको साबित करना है।
ई हल है। कौन सी ई हल है? किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब समझने के लिए अब देखिए इसका दो रास्ता है, ध्यान दीजिएगा। या तो डिफरेंशिएशन करके इतना मंगा दे तो कह सकते हैं कि उसी का हल है क्योंकि इससे ही मिल जा रहा है। तो डिफरेंशिएशन करके इतना मंगा सकते हैं, चाहे इसका इंटीग्रेशन करके इतना मंगा सकते हैं। दो रास्ता है, या तो इसका सिंगल डबल डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इसका सिंगल डबल डिफरेंशिएशन करो, अगर इतना आ गया एग्जैक्ट तो कहेंगे कि ई इसी का हल है, तभी तो इससे मिल जा रहा है। या दूसरा रास्ता है कि इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे एक दो बार, सेकेंड ऑर्डर तक तो है तो दो बार करेंगे तो ही मिल जाएगा। इन दो रास्ता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हल निकालने के लिए आगे एक्सरसाइज बना है, उस पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जैसे 9.4, 9.5, 9.6 उसमें ही दिया रहेगा और इससे कौन सी निकालना है? हल। ई चैप्टर में क्या है कि इसी का डिफरेंशिएशन करके दिखा दो। डिफरेंशिएशन करना आसान चीज होता है। इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो कि डिफरेंशिएशन करने के बाद ई इसी रूप में आ जाएगा। इससे भी साबित हो जाएगा कि फर्स्ट वाला इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे ही मिल जा रहा है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम लोग को फीलिंग आएगा कि फिर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे वैसा। ई इसको लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इतना आ जाएगा तो लिख देंगे कि ई इसका हल है, तभी तो इससे ही मिल जा रहा है। तो देखो ये बना रहे हैं कैसे सॉल्यूशन समझा जाए। देखिए गिवन फंक्शन दिया हुआ है y बराबर e के पावर x प्लस 1। अब इससे ही मंगाना है आपको। तो क्या है इसमें? एक बार डिफरेंशिएशन, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। रिजल्ट देख कर तय करेंगे कि कई बार हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला बार हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? e के पावर x 1 का 0 हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब सुनिए दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि एक बार में ही आएगा नहीं, डबल दिख रहा है। चलो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स से हो गया। अब देखो ये जो मंगाना है इसमें कहीं ई के पावर एक्स नहीं है, मान ध देंगे। ई के पावर एक्स का मान कितना है? और इसका यहां लिख लेंगे यूजी। हाँ, एक का उपयोग कर लिए तो कितना आया? डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई। डबल डिफरेंशिएशन को वाई डबल डैश कहा जाता है, यानी डबल डैश माइनस सिंगल डैश बराबर एम हो गया, चाहे इसको एल स्क्वायर कर। तो क्या एल का डिफरेंशिएशन किए तो आर मिल गया? इसका मतलब कह सकते हैं कि तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आई सॉल्यूशन है, एक्स वाई या कुछ कांस्टेंट है, यानी कह सकते हैं कि यह इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चूंकि इससे यही डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो रहा है तो जवाब होगा एल इज द सॉल्यूशन ऑफ आर। यही प्रूफ करना है।
देखो स्टार्टिंग में क्या प्रूफ करना है, साबित करे कि दिया गया फंक्शन संगत अवकल समीकरण का हल है, इसका यह हल है, ये साबित करना है। कैसे साबित होगा, जब इससे ही मिल जाए। हम इसी को लिए हैं, डिफरेंशिएट किए एक बार 2 बार, पता चला कि हाँ वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है जो दिया है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ये हल होगा किसका, सेकेंड वाला। L इज द सॉल्यूशन ऑफ। तो ये एक्सरसाइज हम होमवर्क कर रहे हैं, देखिए जरा इसी टाइप का मैंने 10 क्वेश्चन है, तो आप अभ्यास करोगे तो आपको आएगा, हम बना देंगे, छाप लोगे, घूम रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 में यही काम करना है जो बोर्ड पे अभी दिख रहा है, ठीक आ जाएगा ना। हाँ, किताब एनसीईआरटी, इसको आप जरूर बनाइएगा घर।